अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है बेसिकली पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम फिजिकल एग्जामिनेशन के। हम पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम में जो है वो किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जी सबसे पहले क्लाइंट को आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, इसमें आप सबसे पहले उन्हें एक गाउन दोगे, ठीक है, कि वेयर को एक एग्जामिनेशन गाउन और सिट करे अपराइट ऑन एन एग्जामिनेशन टेबल पे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो है उसको एग्जामिन कर सको। आपने अगर कैपिलरी फिल चेक करना है या आपने लेग्स वगैरह को चेक करना है, आर्म वगैरह की जो है वो स्किन वगैरह की इंस्पेक्शन करनी है, तो आप देख सको। मेक श्योर करते हो कि रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है, ताकि पेशेंट को सर्दी ना ले, ये ना कि पेशेंट एकदम विद कंस्ट्रिक्शन हो जाए या विद डायलेशन हो जाए, जिसकी वजह से फिर फाइंडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो मेक श्योर करना है कि रूम इज़ कम्फर्टेबल, रूम इज़ अ कंफर्टेबल टेम्परेचर विदाउट ड्रॉप बाहर कुछ लिए जो है वो पेशेंट के लिए जो है वो टेम्परेचर टॉलरेट करना ठीक है। उसके बाद आप इन्फॉर्म करोगे क्लाइंट को कि इट विल बी नेसेसरी टू इंस्पेक्ट एंड पल्पेट ऑल द 4 एक्सट्रीमिटीज एंड द ग्रोइन विल ऑल्सो नीड टू बी एक्सपोज फॉर पल्पेशन ऑफ इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स एंड पल्पिटेशन एंड ऑस्कल्टेशन ऑफ फेमोरल आर्टरी। उनको पहले से इन्फॉर्म कर देते हो ताकि उन्हें पता हो कि जो है वो ये एग्जामिनेशन होनी है, तो उनको स्ट्रेस जो है वो ना हो। एक्सप्लेन करते हो क्लाइंट को कि ही कैन सिट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ आर्म but will need to lie down for the examination of legs and groin and will need to follow your direction for several special assessment technique toward the end of examination। जब आप उसको सारी टेक्निक्स आप पहले से बता देते हो तो उसके लिए जो वो एक स्ट्रेस जो होती है वो उसको नहीं होती, वो ईजी होकर आपके साथ प्रॉपर तरीके से कॉपरेट करता है। फिर नीचे जो है उसके इक्विपमेंट्स बताए हुए हैं कि पेरिफेरल वास्कुलर एग्जामिनेशन के लिए आप कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। आपके पास 1 सेंटीमीटर टेप होना चाहिए, जिससे अगर आपने जो है वो मसल का साइज़ चेक करना है आर्म का, या आपने लेग का जो है वो सर्कमफेरेंस चेक करना है, तो वो आप इससे जो है वो देखने, मतलब डीमा देखने के, डीमा कम है या ज़्यादा, तो वो आप ये वो चेक करते हो कि नॉर्मल कितना है, या जो है वो दोनों एक्सट्रीमिटीज में डिफरेंस तो नहीं है, उसको आप देखने के लिए यूज़ करते हो। स्टेथोस्कोप यूज़ करोगे फेमोरल आर्टरीज को ऑस्कल्टेट करने के लिए, ठीक है। डोपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस का आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप चेक कर लेते हो कोई डीवीनस थ्रोम्बोसिस है तो नहीं है। कंडक्टिविटी जेल ये भी आपको उसके लिए यूज़ होनी चाहिए होती है जब आप डोपलर अल्ट्रासाउंड करते हो। टॉर्निकेट होना चाहिए, आगे आप टंडाइलनबर्ग टेस्ट करोगे उसके लिए आप जो है वो टॉर्निकेट चेक करते हो, ठीक है। फिर गॉज या टिश्यू आपके पास होना चाहिए, अगर जैसे आपने जेल वायर यूज़ किया तो आप उसे क्लीन वायर कर दो। वाटर प्रूफ पेन होना चाहिए, इससे क्या होता है कि आप बेसिकली मार्क कर देते हो कि आपने इस एरिया को एग्जामिन करना है ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। ब्लड प्रेशर कफ होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप जो है वो कफ यूज़ करके जो है वो चेक कर लेते हो कि प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सट्रीमिटी की जो है वो, अगर आपने वहाँ पे चेक करनी हो कोई जो है वेरिकोसिटीज़ वगैरह तो नहीं, या कोई आर्टीरियल या जो है वीनस कोई इनसफिशेंसी वगैरह तो नहीं, उसके लिए आप यूज़ करते हो। जी नेक्स्ट आपके पास आ सकता है, सबसे पहले आप आर्म को इंस्पेक्ट करते हो। आर्म की इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो आर्म का साइज़ को और वीनस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो। इसके साथ साथ आपने एडीमा के लिए भी देखना है। नॉर्मली क्या होता है कि आर्म जो है वो बाइलेटरली जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं, कोई जो है दोनों साइड पे वेरिएशन नहीं होता, मिनिमल वेरिएशन हो सकता है साइज और शेप में, वो मतलब अकॉर्डिंग टू जो है वो उसमें मसल स्ट्रेंथ के लिए आते हैं, मसल के साइज़ के लिए आते हैं, मिनिमल वेरिएशन हो सकती है, बस ज़्यादा नहीं। कोई एडीमा नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, कोई प्रोमिनेंट वीनस पैटर्न जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होगा कि लिम्फेडिमा प्रेजेंट हो सकता है। लिम्फेडिमा शोज करता है कि कोई ना कोई लिम्फेटिक सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन आई है, ब्लॉक हुई है लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जैसे ब्रेस्ट सर्जरी के बाद भी जो है वो लिम्फ एडीमा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर लिम्फ एडीमा वगैरह प्रेजेंट तो ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ को अफेक्ट करता है और कॉजिंग इंड्यूरेशन होती है, जिसमें बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू है वो हार्डनिंग हो जाती है, वो सख्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो है नॉन पिटिंग एडीमा प्रेजेंट होगा लिम्फ एडीमा के केस में। नॉन पिटिंग एडीमा ये होता है कि जब आप उसे प्रेस करते हो तो कोई पिट जो है वो नहीं बनता। प्रोमिनेंट वीनस जो है पैटर्निंग में क्या होता है, विद एडीमा जो है मतलब विद एडीमा प्रेजेंट हो सकता है, जो शो करता है कोई ना कोई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यानी स्किन के ऊपर ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट वेन जो है वो प्रेजेंट होंगी, उनका एक प्रॉपर के पैटर्न, जैसे स्पाइडर पैटर्न आपने प्रीवियस जब असेसमेंट पढ़ी थी स्किन असेसमेंट तो उसमें आपने देखा था, तो वो प्रोमिनेंट जो है वो वीनस पैटर्न प्रेजेंट हो सकता है विद एडीमा, जो शो कर देगा पेशेंट को वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट आपके पास ये लिम्फ एडीमा की जो है वो स्टेजेस बताई हुई हैं। 0 स्टेज में क्या होगा, कोई साइन सिम्टम नहीं प्रेजेंट होंगे, जैसे आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, ये स्टेज 1, ये 0 स्टेज, यहाँ पे कोई सिम्टम नहीं है, दोनों एक्सट्रीमिटी ऑलमोस्ट सेम आपको लग रहे हैं दोनों साइड पे बाजू। जबकि स्टेज 1 में क्या होता है, स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन जो लिम्फ एडीमा होता है वो स्पॉन्टेनियसली रिवर्सिबल होता है,
3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के दरमियान, ठीक है। जबकि स्टेज 2 में स्किन जो है वो मे लुक टाइट और शाइनी आपको लगती है, पिटिंग प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। जबकि जो लिम्फ एडिमा होता है वो स्पॉन्टेनियसली इरिवर्सिबल होता है, वापस बैक नहीं जाता। स्टेज 2 में तो रिवर्सिबल था ना, लेकिन स्टेज 3 में जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। 3 to 5 सेंटीमीटर डिफरेंस आता है दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के दरमियान, ठीक है। जबकि स्टेज 4 में क्या होता है, लिम्फ एडिमा हैज प्रोग्रेस टू एलिफेंटेसिस स्टेज, ठीक है। स्टेज 3 में जो है वो क्या होता है कि एडिमा इतना ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है कि वो एक्सट्रीमिटी इतना ज़्यादा स्वेल लगता है कि ऐसे लगता है जैसे हाथी की लुक नहीं होती, एलिफेंट की लुक होती है, वैसी जो होती है। जैसे आप ये पिक्चर में सामने देख सकते हो, ये नॉर्मल एक्सट्रीमिटी दिखाया हो, ये जो है लिम्फ एडिमा वाला। स्किन क्या होता है, इसमें जो अफेक्टेड एरिया होता है यानी अफेक्टेड आर्म होता है वो उसमें नॉन पिटिंग होती है विद परमानेंट एक्जिमा, ठीक है। वहाँ पे रेडनेस और वो सारे निशान प्रेजेंट होता है। स्किन जो है वो फर्म होती है और थिक होती है। ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में। और ये जो लिम्फ एडिमा होता है वो इरिवर्सिबल होता है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ लिम्फ एडिमा, तो उस लिहाज से आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम क्या चेक करेंगे इंस्पेक्शन में, उसका आर्म का साइज और वीनस पैटर्न देखेंगे, कोई एडिमा शेडिमा तो नहीं है वो देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कलरेशन, हैंड का और आर्म का हमने कलर देख लें, कोई नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं है वहाँ पे, कलर नॉर्मल है या नहीं। अब कलर क्या होता है, वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट स्किन टोन, ठीक है। लेकिन बायलिटरली दोनों का सेम ही होता है जैसी भी स्किन टोन है। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी में क्या हो सकता है, रेनॉल्ड डिजीज़ हो सकती है या रेनॉल्ड फिनोमेना। उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो है जब ब्लड फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसकी वजह से जो है वो स्किन के अंदर जो है वो कि कलर में जो है वो रैपिड जो है वो चेंजेस आती हैं, ठीक है। जैसे रेनॉल्ड डिजीज़ के एक वास्कुलर डिसऑर्डर है कॉज बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन or vasospasm of the finger or toes is characterized by rapid changes of color, pallor, cyanosis and redness। इसके साथ साथ में पेशेंट को स्वेलिंग होती है, पेन, नमनेस फीलिंग आती है, टिंगलिंग, बर्निंग, थ्रोबिंग सेंसेशन फील होती है और कोल्डनेस फील होती है। यानी इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट की फिंगर या टो पे ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो एक्सट्रीमिटीज पेलर होते हैं, वाइटिश होते हैं, उसके बाद ब्लू होते हैं, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और देन जब वापस वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन ठीक हो जाती है, तो दोबारा से जो है ब्लड जब रिटर्न होता है तो दोबारा से एक्सट्रीमिटी जो है वो रेड हो जाता है। तो ये होता है रेनॉल्ड फिनोमेना, ठीक है। तो आप इसके लिए पेशेंट की जो है वो हैंड्स को चेक कर लेते हो, ये तो नहीं है, ठीक है, बायलिटरली देख लेते हो। फिर अगर ये है तो ये कितनी देर तक प्रेजेंट रहते हैं, ये चीज़ें आप देख लेते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पल्पिटेशन, ठीक है। अभी तक हम आर्म को चेक कर रहे थे, आर्म्स को, अब इसमें आप पल्पेट करके देख लेते हो, फिंगर्स को, हैंड को, आर्म को देख लेते हो, टेम्परेचर चेक कर लेते हो, कोई जो है वो ये तो नहीं एक साइड पर टेम्परेचर ज़्यादा दूसरी साइड पे कम है, ठीक है, वो आप देख लेते हो। नॉर्मली क्या होता है, स्किन वार्म टू टच होता है, बायलेटरी फॉर्म फिंगर टिप्स से अपर आर्म तक। अगर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ है तो ये शो करता है पेशेंट को आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा बीपी जो है अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, बीपी लो हो सकता है अगर कोल्ड एक्सट्रीमिटी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप चेक कर लेते हो, ठीक है। कोल्ड फिंगर है और हैंड है, फॉर एग्जांपल वो रेनॉल्ड डिजीज़ को भी जो है वो शो कर सकते हैं। पेशेंट के हाथ जो है वो ठंडे हैं, पेलर हो गए हैं, फिर उसके बाद एकदम से ब्लू हो गए हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए देख लेते हो। फिर आपने पल्पेट करना है असेस करने के लिए कैपिलरी रीफिल टाइम। उसमें आप क्या करते हो, नेल बेड को कंप्रेस करते हो, ये सामने जैसे आपको पिक्चर में दिखाया, प्रेशर अप्लाई करते हो नेल बेड पे अनटिल जब तक कि वो वाइट नहीं हो जाता, ठीक है। रिलीज द प्रेशर एंड कैलकुलेट द टाइम इट टेक फॉर द कलर टू रिटर्न, कितनी जल्दी वो कलर जो है उसका वापस जो है वाइट से रेड हो जाता है, आप वो चीज़ चेक करते हो। दिस टेस्ट इंडिकेट पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रिफ्लेक्ट द कार्डिक आउटपुट। कैपिलरी जो रिफिल टाइम है वो नॉर्मली क्या होता है, वो 2 सेकेंड होता है या 2 सेकेंड से लेस देन 2 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड के अंदर अंदर जो है वो कलर रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अगर कैपिलरी रिफिल टाइम एक्सीड कर गया 2 सेकेंड से तो वो शो करता है कोई ना कोई वेजो कंस्ट्रिक्शन है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है, पेशेंट शॉक में, आर्टिरियल ऑक्लूजन या हाइपोथर्मिया को जो है वो शो कर सकता है। फिर आप उस हिसाब से जो है वो रूल आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको सामने पिक्चर में दिखाया कि एक तरफ जो है वो प्रॉपर तरीके से रिटर्न हो गया ब्लड और ये दूसरी तरफ से जो है वो डिले हुआ उसमें। या अब पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ यू विल असेस द कैपिलरी रीफिल, ठीक है, या आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर कह सकता है कि जो है वो मेरा कैपिलरी रीफिल जो है वो चेक करके दिखा दें। फिर नेक्स्ट आप जो है वो करोगे पल्पेट करोगे रेडियल पल्स को, ठीक है, कि रेडियल पल्स प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, वीक तो नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, उसके लिए आप देख लेते हो। जेंटली आप प्रेस करते हो रेडियल आर्टरीज को अगेंस्ट द रेडियस,
उसकी इलास्टिसिटी, उस स्ट्रेंथ को चेक कर ले तो पल्स की नॉर्मली क्या होता है, बायलेटरी स्ट्रॉन्ग होगी रेडियल पल्स, ठीक है, और वॉल्स हैव रेजिलियंट क्वालिटी, यानी प्रॉपर तरीके से इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी आर्टरीज की, हार्ड नहीं होंगी आर्टरीज, स्टिफ नहीं हुई होंगी। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकता है, या तो रेडियल पल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई होती है, इंक्रीज़ हो सकती है हाइपरकाइनेटिक स्टेट में, ठीक है, जैसे बाउंडिंग पल्स आप कह लो, या उसकी पल्स जो है वो डिक्रीज़ हुई होगी, ठीक है, जो शो कर सकता है कंप्लीट या पार्शियल आर्टीरियल ऑक्लूजन हुई हुई है। या पल्स क्या हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है फ्रॉम बर्गर डिजीज, या जो है वो किसी स्क्लेरोडर्मा की वजह से, इन दो डिजीज़ की वजह से भी जो है वो पल्स डिक्रीज हो सकती है। अब जो स्क्लेरोडर्मा होता है ये बेसिकली आपके कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, जिसमें स्किन की जो है वो एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है। एबनॉर्मल थिकनिंग होने की वजह से वहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो भी थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पल्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जबकि जो आपके पास ये बर्गर डिजीज़ है इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है या नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज़ की और वेन्स की एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसकी वजह से जो है वो फिर पल्स जो है वो डिक्रीज आती है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑब्लिटरेशन ऑफ पल्स हो सकता है, मे रिजल्ट फ्रॉम कंप्रेशन बाय एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अगर कंप्रेशन हुई है, ठीक है, या एज इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसिकली किसी ना किसी अगर कोई प्रेशर अप्लाई हुआ है या बर्न जैसे हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। जब वो प्रेशर जनरेट होता है तो उसकी वजह से उस एरिया में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता। जब ब्लड फ्लो नहीं होता तो उस एरिया में जो है वो फिर पल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, पल्स वहाँ पे फील नहीं होती, ठीक है, तो वो होता है ऑब्लिटेरेशन ऑफ द पल्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ें चेक कर लेते हो कि पल्स ज़्यादा हाई तो नहीं है, बाउंडिंग पल्स तो नहीं है, डिक्रीज तो नहीं है, ठीक है, डिमिनिश पल्स तो नहीं है, या ऑब्लिटेरेशन तो नहीं है। फिर नेक्स्ट आप चेक करते हो अल्नर पल्सेस को, अब अप्लाई करते हो प्रेशर विद विद योर फर्स्ट 3 फिंगर टिप से टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल रिस्ट। अल्नर पल्स से जो है वो नॉर्मली रूटीनली असेस नहीं की जाती, क्योंकि ये तो ये डीप होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियल जो है वो आर्टरीज की, ठीक है। तो इसलिए जो अल्नर आर्टरीज हैं उनकी जो अल्नर आर्टरीज की वजह से जो पल्स जनरेट होती है अल्नर पल्स से, वो आप रूटीनली असेस नहीं करते हो, ठीक है। डीपर होती हैं, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट होता है, लेकिन आप पल्पेट कर लेते हो आर्टरीज़ को इफ़ यू सस्पेक्ट आर्टीरियल इनसफिशेंसी, तो आप उसको पल्पेट करके देख लेते हो, ठीक है। नॉर्मली डिटेक्टेबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन आप जब उसको पल्पेट करते हो तो आप देख लेते हो वहाँ पे आर्टरीज प्रॉपर तरीके से इलास्टिसिटी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लैक ऑफ रेजिलियंस है, रेजिलियंस कहते हैं बेसिकली लचक को, तो कहीं ऐसा तो नहीं वेन बहुत ज़्यादा स्टिफ हुई हैं, हार्ड हुई हैं, तो वो आप जो है वो देख लेते हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वगैरह होंगी तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस को शो कर सकती है। फिर आप ब्रेकियल पल्स को जो है वो पल्पेट करते हो, इसमें आप जो है बेसिकली इंस्पेक्ट करते हो या लुक फॉर करते हो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए। आप डू दिस करते हो बाय प्लेसिंग द फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ ईच हैंड एट द क्लाइंट राइट एंड लेफ्ट मीडियल एंटीक्यूबिटल एरियाज पे आप रख के जो है वो पल्पेट कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो ब्रेकियल पल्स को पल्पेट कर लो इन द ग्रूव बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स के जो है वो के दरमियान का जो ग्रूव एरिया वहाँ पे भी रख के आप पल्पेट कर सकते हो। नॉर्मली जो है वो आपको इक्वल स्ट्रेंथ में बाइलेटरल फील होंगी। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी या तो पल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, डिमिनिश होगी या एब्सेंट होगी। फिर इसके बाद आप जो है वो एपिट्रोकियल जो है वो लिम्फ नोड्स को पल्पेट कर लेते हैं। सामने पिक्चर में आपको दिखाया हुआ ये एक्सिलरी लिम्फ नोड और ये आपके पास एपी जो है ट्रोक्लियर लिम्फ नोड, आप इसको जो है वो पल्पेट करके देखते हो जो है वो जो है लिम्फ नोड पल्पेबल हैं या नहीं है। इसमें आपको प्रोसीजर बताया कि आप क्लाइंट के जो है वो लेफ्ट हैंड टेक द क्लाइंट लेफ्ट हैंड इन योर राइट हैंड एज इफ़ यू वर शेकिंग हैंड, ठीक है, जैसे सामने डायग्राम में दिखाया। फ्लेक्स करते हो क्लाइंट के एल्बो को अबाउट 90 डिग्री, फिर अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हो पल्पेट करने के लिए बिहाइंड द एल्बो इन द ग्रूव बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल, ठीक है। इफ़ नोड्स आर डिटेक्टेड आप उसका साइज देख लेते हो, टेंडरनेस है देख लेते हो, कंसिस्टेंसी जो है वो देख लेते हो, ठीक है। इसी तरह दोनों दूसरे आर्म पे भी जो है वो आप पल्पेशन करके देख लेते हो। नॉर्मली जो है वो एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड वो पल्पेबल नहीं होती, लेकिन इन केस अगर लिम्फ नोड इलाज हुई है, वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन हुई है या लिम्फेडिनोपैथी हुई है, तो उस केस में जो है वो आपको फिर इनलार्ज एपिट्रोकियल जो है वो लिम्फ नोड फील होंगी, ठीक है, जो इंडिकेट कर सकते हैं किसी इन्फेक्शन को इन द हैंड या फोर आर्म में या जनरलाइज लिम्फेडीमा को, लिम्फेडिनोपैथी को जो है वो शो करती है। इनलार्ज लिम्फ नोड्स जो है वो मे ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ लीजन इन द एरिया, उस एरिया में अगर कोई लीजन वगैरह है प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी वो इलाज हो सकती है।
फिर नेक्स्ट आप एलन टेस्ट परफॉर्म करते हो। ये इंपॉर्टेंट आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एलन टेस्ट, ठीक है, या व्हाट डू यू नो अबाउट एलन टेस्ट, एलन टेस्ट करके दिखा दें। बड़ा आसान सा मज़े का टेस्ट है, ठीक है, ये आप करते हो। इसमें बेसिकली आपने रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करनी है कि वो प्रॉपर तरीके से पैटर्न है या नहीं, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हाथों को हो रही है या नहीं हो रही। अब करते क्या हो, इसमें क्लाइंट को कहते हो कि अपना आपने जो है वो हाथ जो है वो साइड टेबल के ऊपर रखना है, पाम साइड आप ऊपर करके एक फिस्ट बनानी है, ठीक है, जैसे सामने पिक्चर में आपको दिखाया है, ठीक है। एग्जामिनेशन टेबल पे हाथ रखना है, पाम सीधी करके मुट्ठी बनानी है। देन यूज़ योर थंब टू ऑक्लूड द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, जैसे सामने पिक्चर में यूज़, एक थंब यूज़ करने, अपने दोनों थंब यूज़ करके रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को ऑक्लूड करना है। ऑक्लूड करने के बाद जो है वो आप कंटिन्यू प्रेशर करते हो बोथ आर्टरीज को पे और ऑक्लूड रखते हो। हैव द क्लाइंट रिलीज द फिस्ट, ऑक्लूड कर लिया, उसके बाद क्लाइंट को कहते हो अपनी फिस्ट खोल दें। जब फिस्ट खोलने के बाद आप नोट करते हो पाम को कि वो अभी तक पेल ही, क्योंकि आपने दोनों आर्टरीज को ऑक्लूड किया। फिर आप पहले प्रेशर रिलीज़ करते हो अल्नर आर्टरी से और वॉच करते हो कि कलर रिटर्न हुआ है या हाथों पे नहीं हुआ। अगर तो सारा रिटर्न हो गया हाथ, मतलब अल्नर आर्टरी बेहतरीन है, ठीक है, पेटेंसी ठीक है। इसी तरह अगर आपने रेडियल आर्टरीज की पेटेंसी चेक करनी है तो आप जो है वो अल्नर आर्टरीज पे प्रेशर रखते हो, जबकि रेडियल आर्टरी से प्रेशर रिमूव कर देते हो, ठीक है। तो फिर आप उसकी पेटेंसी चेक कर लेते हो। नॉर्मली क्या होता है कि पिंक कलरेशन रिटर्न हो जाता है पाम में विद इन 3 to 5 सेकेंड इफ़ द अल्नर आर्टरी इज पैटर्न, और पिंक कलर रिटर्न हो जाता है विद इन 3 to 5 सेकेंड इफ़ द रेडियल आर्टरी इज पैटर्न। जबकि आर्टिकुलर इनसफिशेंसी में या ऑक्लूजन ऑफ अल्नर आर्टरीज में वो पेलर परसिस्ट रहती है। इसी तरह सेम जो है वो रेडियल आर्टरी पे का आप पेटेंसी चेक करें तो वो भी परसिस्ट रहता है। ये सामने आपको जो है वो पिक्चर है। पहले इस तरीके से पेशेंट कहते हैं फिस्ट बनाएं, फिर अपने थंब से दोनों थंब के साथ रेडियल अल्नर आर्टरीज को ऑक्लूड करना है। ऑक्लूड करने के बाद कहना है अपनी मुट्ठी खोल दो। मुट्ठी खोलने के बाद जो उनसी आर्टरी की आपने पेटेंसी चेक करनी है उससे प्रेशर रिमूव कर देते हो, ठीक है। ये आपको दिखाया एलन टेस्ट याद रखना है। फिर अब आ जाता है लेग, कि आप लेग को जो है वो किस तरीके से एग्जामिन करते हो। लेग में क्या होता है, आप इंस्पेक्शन करते हो, आस्क करते हो क्लाइंट को कि वो लाई करे स्पाइन, ठीक है। देन ड्रैप द ग्रोइन एरिया एंड प्लेस करते हो पिलो अंडर द क्लाइंट हेड फॉर कंफर्ट। ऑब्जर्व करते हो स्किन के कलर को, इंस्पेक्ट करते हो लेग्स को, ठीक है, फ्रॉम टोज टू द ग्रोइन, ठीक है, वहाँ स्किन कलरेशन, ठीक है, कोई लीजन में आया तो, कोई पिगमेंटेशन में आया तो नहीं प्रेजेंट है, कोई साइनोसिस पेलर वो तो नहीं है, वो आप देख लेते हो। नॉर्मली पिंक कलर होता है फॉर लाइटर स्किन, क्लाइंट के साथ पिंक और रेड टोन विजिबल होता है अंडर द डार्कर पिगमेंटेड स्किन में जो है वो आपको नज़र आता है। कोई पिगमेंटेशन वह नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। पेलर स्पेशली व्हेन एलिवेटेड या रबर यानी रेडनेस हो सकती है व्हेन डिपेंडेंट सजेस्ट जो है वो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी, यानी अगर वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ की मूवमेंट नहीं हो रही, वो एक ही जगह कॉन्टीन्यूसली रखे हुए, जैसे जो बेड रिडन पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे पहले रेडनेस होगी या जो है वो पेलर हो सकती है जब उनको एलिवेट किया होगा। जैसे स्पेशली अगर कोई पेशेंट का जो है वो बर्न बना हुआ है या कोई फ्रैक्चर हुआ है उसमें लेग को एलिवेट किया तो वो पेलर हो सकती है, या अगर एक जगह पे कॉन्टीन्यूसली पोजीशन में पड़ी तो वो रेडनेस वहाँ पे हो सकती है। साइनोसिस आप देख लो तो व्हेन डिपेंडेंट सजेस्ट करती है वीनस इनसफिशिएंसी। रस्टी या ब्राउन पिगमेंटेशन जो है वो अराउंड द एंकल अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है वीनस इनसफिशिएंसी। जैसे आपको पिक्चर में जो है वो रस्टी और ब्राउनिश जो है वो पिगमेंटेशन नज़र आ रही होगी। फिर नेक्स्ट आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर देखना है कि हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से है या नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि हेयर कवर करते हैं स्किन को ऑन द लेग और अपीयर होते हैं ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टो। हेयर लॉस जो है वो ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटी तक विद एजिंग के लिहाज से जो है वो हेयर लॉस मतलब ज़्यादा होता जाता है। आपके लोग की जो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओल्डर एज में जो है वो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को शो करता है, ठीक है। लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर ऑन द लेग सजेस्ट आर्टीरियल इनसफिशिएंसी करता है, लेकिन आप उस केस में एज को पहले देख लेते हो, ठीक है। अगर ओल्ड एज है तो फिर वो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को नहीं शो करता है, ठीक है। ऑफन थिनिंग या शाइनी स्किन तो नहीं, आप उसको देख लेते हो, ठीक है। फिर आपने देखना है लेग्स पे कोई लीजन या अल्सर हुआ है तो नहीं प्रेजेंट, लेग फ्री ऑफ लीजन और अल्सरेशन है या नहीं। अगर तो अल्सरेशन है तो वो आप देख लेते हो। नॉर्मली अल्सर अगर स्मूथ है और इवन मार्जिन है, यानी उसके वो जो कॉर्नर है वो इवन है, कहीं से निकले हुए नहीं है, सब सारी तरफ से इक्वल मार्जिन है उसके, तो वो बेसिकली ये अगर होते हैं प्रेशर एरियाज पे। जैसे अगर कॉन्टीन्यूसली जो है वो पेशेंट बेड रिडन है, एक ही जगह पे उसका रखा है, मूवमेंट नहीं करा, ठीक है, जैसे टोज या लेटरल एंकल, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो ये अल्सर फॉर्म हो सकते हैं जो इवन मार्जिन के साथ होते हैं।
जो बेसिकली आर्टीरियल इनसफिशेंसी की वजह से डेवलप होते हैं, जबकि अल्सर जो इरेगुलर एजेस होते हैं जिनसे ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करते हैं, जो मीडियल एंकल पे जो है वो हो सकते हैं, जो वीनस इनसफिशेंसी को शो करते हैं। फिर आप इंस्पेक्ट करते हो पेशेंट को एडीमा के लिए, एडीमा तो नहीं एक्सट्रीमिटीज़ पे प्रेजेंट, लेग्स पे जो है वो कोई एडीमा है तो नहीं प्रेजेंट, अगर है तो बाइलेटरली है या नहीं है, यूनिलेटरल है या क्या सीन है, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हो आप लेग को फॉर यूनिलेटरल बाइलेटरल एडीमा के लिए, देख लेते हो वेन्स को, वहाँ पे टेंडन को कोई बोनी प्रोमिनेंस में है तो नहीं, उसको देख लेते हो। अगर तो लेग्स अपीयर एसिमेट्री है तो आप उसको एंची टेप लेते हो, सेंटीमीटर टेप, उससे मेजर कर लेते हो, यानी आपने सर्कमफेरेंस चेक कर लेना मिड थाई से, ठीक है। काफ एरिया पे जो है वो आप चेक कर लेते हो, स्मॉलेस्ट, जैसे लार्जेस्ट सर्कमफेरेंस होता है आपका काफ पे, स्मॉलेस्ट सर्कमफेरेंस होता है अबव द एंकल और अक्रॉस द फॉरफुट जो है वो होता है, ठीक है। तो आप उसके लिहाज से फिर दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को जो है वो कंपेयर कर लेते हो कि दोनों साइड पे सर्कमफेरेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आइडेंटिकल साइज होता है और शेप होता है बाइलेटरी, कोई स्वेलिंग या एट्रॉफी प्रेजेंट नहीं होती, अलबत्ता ओल्ड एज में जाके जो है वो सम एट्रॉफी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एबनॉर्मेलिटी में क्या हो सकता है, आप बाइलेटरल एडीमा देखते हो, अगर बाइलेटरल एडीमा है तो वो इंडिकेट करता है कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में, ठीक है, या किसी लिम्फ एडीमा में, या प्रोलॉन्ग खड़े रहने से, बैठे रहने से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो बाइलेटरल एडीमा हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी में जो है वो बाइलेटरल एडीमा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यूनिलेटरल एडीमा आप फिर देख लेते हो, उसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय 1 सेंटीमीटर डिफरेंस आता है मेजरमेंट में एट एंकल, जबकि 2 सेंटीमीटर डिफरेंस आता है काफ में, मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल, एक उन दोनों लेग में जो डिफरेंस आता है वो बताया हुआ है, ठीक है। एंड स्वॉलन एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, ठीक है। यूजली ये वीनस स्टेसिस की वजह से होता है, जब वहाँ पे कोई इनसफिशिएंसी होगी या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी हो तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से ना हो, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप चेक कर सकते हो कोई विजिबल वेन तो नहीं है, ठीक है, कोई टेंडन तो नहीं है, कोई बोनी प्रोमिनेंस वगैरह तो नहीं है, वो आप चीज़ें देख लेते हो। फिर उसके बाद आपने एडीमा को पल्पेट करके देखना है कि इधर जो है ये पिटिंग है या नॉन पिटिंग है, ठीक है। अगर आपको इंस्पेक्शन के दौरान एडीमा नज़र आया तो आप उसको की जो है वो ये चीज़ें देख लेते हो। प्रेस करते हो एडीमेटस एरिया को विद द टिप ऑफ योर फिंगर, होल्ड करते हो फॉर फ्यू सेकेंड और उसके बाद रिलीज़ कर देते हो, जैसे ये सामने पिक्चर में आपको दिखाया हो, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करते हो, उसके बाद जो है वो रिलीज़ कर देते हो। इफ़ द डिप्रेशन डज नॉट रैपिडली रिफिल एंड स्किन रिमेन इंडेंटेड ऑन रिलीज, तो पिटिंग एडीमा जो है वो प्रेजेंट है। नॉर्मली कोई पिटिंग एडीमा नहीं प्रेजेंट होता लेग पे, अगर पिटिंग एडीमा प्रेजेंट है तो वो शो कर सकता है कोई ना कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, जैसे जो है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में, हेपेटिक सिरोसिस में, या कोई लोकल जैसे वीनस स्टेसिस वगैरह है, ठीक है, कोई वीनस इनसफिशिएंसी हुई है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, या ऑर्थोस्टैटिक एडीमा है, प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग की कंडीशन में जो है वो पिटिंग एडीमा प्रेजेंट हो सकता है। अब पिटिंग एडीमा के भी 4 स्केल्स हैं, ठीक है, +1 से +4 तक है, जिससे आप कैटेगराइज करते हो कि पिटिंग एडीमा कितना है। 1 है तो लेस सीवियर है और 4 है तो मोर सीवियर है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो आपके पास पिटिंग एडीमा है उसमें बेसिकली आप डिटेक्ट कैसे करते हो कि पेशेंट को उसको कुछ टाइम के लिए उसे कहते हो बैठो, ठीक है, और या आप खड़े रहो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो चेक कर लेते हो, यानी कि उसको मोर देन 12 आवर्स हो गए हैं, ठीक है, बैठे हुए और उस टाइम खड़े हुए, फिर आप उस हिसाब से जो है वो देख लेते हो कि एडीमा प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा जी, अब इसमें जो है +1 आप तब कहोगे अगर जब आपने प्रेशर अप्लाई किया उसके बाद रिलीज़ किया है तो 2 mm डिप्रेशन हुई है, ठीक है, जो गला बन गया वो 2 mm का है, ठीक है, और इमीडिएटली वो ठीक हो जाता है, तो आप उसे +1 कहते हो। अगर 4 mm डीप पिट हुआ है, यानी आपने उसको प्रेस किया, जब प्रेशर रिलीज़ किया तो उसके बाद जो है वो पिट जो है वो बना और वो 4 mm का है, तो उसको और आप कहोगे कि +2 का जो है वो पिटिंग एडीमा है, और फ्यू सेकंड लगते हैं उसको रिटर्न हो जाता है। जबकि ग्रेड 3 में जो है वो 6 mm का पिट जो है वो बनता है, गरा बनता है, और वो कम से कम 10 से 12 सेकंड लेता है वापस रीबाउंड होने के लिए। जबकि जो 4th ग्रेड है उसमें जो है वो 8 mm का जो है वो पिट बनता है और ग्रेटर देन 20 सेकंड जो है वो टाइम लेता है रीबाउंड होने में। आप सामने पिक्चर में जो है वो देख सकते हो। जो पिटिंग एडीमा के ग्रेड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट डू ब्रीफली एक्सप्लेन पिटिंग एडीमा एंड इट्स ग्रेड, ठीक है, तो इसलिए आती है ये इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेना है। फिर आता है पल्पेट करते हो बाइलेटरल फॉर टेम्परेचर ऑफ द फीट्स एंड लेग, दोनों साइड पर आप टेम्परेचर में डिफरेंस देख लेते हो कि टेम्परेचर में डिफ्रेंसिएशन तो नहीं है, ठीक है। आप यूज़ करते हो बैक ऑफ योर फिंगर, ठीक है, कंपेयर करते हो फाइंडिंग तो इन द सेम एरिया बाइलेटरली।
ठीक है। नॉर्मली टोज फीट पे लेग में इक्वली वार्म होते हैं बायलेटरली। अगर आपको कोई चेंजेस नज़र आ रही है जैसे जनरलाइज कूलनेस है वन लेग में या टेम्परेचर में कोई चेंजेस हैं फ्रॉम वार्म टू कूल, ठीक है, जैसे आप मूव करते हो लेग में डाउन तो वो सजेस्ट कर सकता है आर्टीरियल इनसफिशिएंट। जैसे आप जो ये आपके पास ये होते हैं डायबिटिक फुट वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर आप कभी देखो उनके अपर एक्सट्रीमिटी जो ऊपर से लेग हैं वो उनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जैसे आप नीचे आते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा वार्म होता जाता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए देख लो, अगर इंक्रीज वार्मथ है इन द लेग में तो वो इंडिकेट करता है कोई सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को रिजल्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू अराउंड द वेन, ठीक है। और अगर बायलेटरल दोनों साइड पे टेम्परेचर एक जैसा तो आप ये चेक कर ले तो कोई पेशेंट को ठंड वगैरह तो नहीं लग रही, रूम का टेम्परेचर उस लिहाज से जो है वो आप देख लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पल्पेट करना है बेसिकली सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, उसको पल्पेट करके देखते हो कि वो लिम्फ नोड इनलार्ज तो नहीं है। फर्स्ट एक्सपोज करते हो क्लाइंट का इंग्वाइनल एरिया, फिर जेनिटल एरिया को ड्रैप रखने मतलब उसको ड्रैप कवर रखते हो, फील करते हो ओवर द upper medial thigh for the vertical and horizontal group of superficial lymph nodes, inguinal lymph nodes को, ठीक है। अगर आपको lymph node enlarge फील होती हैं, पल्पेबल हैं, तो फिर आप उनका साइज देखते हो, मोबिलिटी देखते हो, मोबाइल हैं ये अपनी जगह भी आगे पीछे हिलजुल रही हैं वो देख लेते हो, उनकी टेंडरनेस चेक कर लेते हो, ठीक है। इतना दोनों साइड पे जो है वो चेक करते हो। नॉर्मली नॉन टेंडर मूवेबल लिम्फ नोड जो है अप टू 1 और इवन 2 सेंटीमीटर वो कॉमनली पल्पेटेड होती है, ठीक है। अगर इनके सब एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है, लिम्फ नोड जो है वो लार्जर देन 2 सेंटीमीटर विद विदाउट टेंडरनेस वो आपको फील हो सकती हैं, ठीक है। वो लोकल इन्फेक्शन को या जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी को शो करती हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको लेस देन है या 1 से 2 सेंटीमीटर तक पल्पेटेड होती हैं तो वो नॉर्मल, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़ी है तो वो फिर इन्फेक्शन को या जनरलाइज लिम्फेडिमा एडिनोपैथी को शो करती है। अगर फिक्स नोड है तो वो मेलिग्नेंसी को शो करती है। उसके बाद आपने पल्पेट करना है फिमोरल पल्सेस को। फिमोरल पल्सेस को आप पल्पेट करने के लिए पेशेंट को कहोगे कि वो बेंड करें नी को, मूव करे इट आउट टू द साइड, फिर आप प्रेस करोगे डीपली एंड स्लोली बिलो एंड मीडियल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। दोनों हाथ यूज़ कर सकते हो अगर ज़रूरी है तो। प्रेशर रिलीज करते हो अनटिल यू फील द पल्स। दोनों साइड पे रिपीट करके इस साइड पे दूसरी साइड पे भी करके चेक कर लेते। नॉर्मली बायलेटरली पल्सेस आपको स्ट्रॉन्ग और इक्वल फील होती हैं, कोई वेरिएशन उसमें फील नहीं होती। अगर तो पल्सेस वीक है या एब्सेंट है तो वो पार्शियल या कंप्लीट आर्टीरियल ऑक्लूजन को शो कर सकती हैं। अगर आपको लगता है आर्टरी ओक्लूड हुई है, पल्सेस प्रॉपर तरीके से जैसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं फिमोरल पल्स आपको आ रही, तो उस केस में पे आप फिमोरल पल्स को ऑस्कल्टेट कर ले, तो जैसे सामने पिक्चर में दिखाया हुआ। इफ़ आर्टीरियल ऑक्लूजन इज सस्पेक्टेड इन द फिमोरल पल्स, पोजीशन द स्टेथोस्कोप ओवर द फिमोरल आर्टरी और लिसन फॉर द ब्रूड्स। आप ब्रूड्स के लिए जो है वो सुन लेते हो कि वहाँ पे कोई जो है वो आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आई, उसको देख लें। नॉर्मली कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देती फिमोरल आर्टरी पे, ठीक है। ब्रूड्स जो है वो 1 या बोथ फिमोरल आर्टरीज पे जो है वो सुनाई दे सकती हैं, जो सजेस्ट करती हैं पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेसल और डिमिनिश ब्लड फ्लो टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाता है पॉप्लीटियल पल्सेस, उनको आप पल्पेट करके देख ले तो ये जैसे सामने पिक्चर में जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली जो है आपको पॉप्लीटियल पल्स इतनी आसानी से जो है वो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। इवन सर्कुलेशन नॉर्मल भी हो तो, ठीक है। इतना आपने आस्क करना है क्लाइंट को कि वो रेज करे नी को पार्शली, ठीक है। प्लेस करने योर थंब टू ऑन द नी while positioning your finger deep in the bend of the knee. अप्लाई प्रेशर करना टू लोकेट द पल्स, जैसे सामने दिखाया हुआ, ठीक है। नॉर्मली जो है वो इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द पॉप्लीटियल पल्स टू बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट येट फॉर सर्कुलेशन टू बी नॉर्मल। जो भी मैंने आपको बात बताई कि नॉर्मली जो है वो पॉप्लीटियल पल्स को जो है वो मतलब आप नहीं डिटेक्ट कर पाते हो, ठीक है। इवन सर्कुलेशन नॉर्मल भी हो। अगर आपको लग रहा है कि ऑल दो नॉर्मल पॉप्लीटियल आर्टरीज में भी नॉन पल्पेबल, अगर एब्सेंट पल्स है तो मे ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ ऑक्लूड आर्टरी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आप सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखते हो, क्योंकि पल्स तो आपको पॉप्लीटियल पल्स वैसे ही डिफ़िकल्ट असेस करना, तो उसमें आप बाकी चीज़ें साथ देख लेते हो। जैसे वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस देख लेते हो, मतलब ऊपर टेम्परेचर कुछ है, नीचे वाली साइड पे टेम्परेचर कुछ है, वो आर्टरीज ऑक्लूजन शो कर सकता है, ठीक है। वो आप देख लो। स्किन के कलर में, यानी ऊपर स्किन पिंक पिंक है, नीचे जो है वो पेल है या ब्लूइश है, उसके लिए देख लो। एडीमा के लिहाज से देख लेते हो, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देख लेते हो, रेडनेस नीचे है ऊपर नहीं है, ठीक है, उस लिहाज से देख लेते हो। तो वो भी आपको हेल्प कर मतलब कंफर्म कर देता है कि पॉप्लीटियल आर्टरीज की जो है वो पेटेंसी कैसी है, वो ऑक्लूड है या नहीं है, ठीक है।
और उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि पोप्लिटेल पल्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, आप डॉर्सैलिस पेडिस जो है वो पल्स उसको पल्पेट करते हो, ठीक है। जैसे पिक्चर में आपको दिखाया, आप डॉर्सिफाई करते हो क्लाइंट के फुट को, अप्लाई करते हो लाइट प्रेशर लेटरल टू एंड अलोंग द साइड ऑफ एक्सटर्नल टेंडन ऑफ द बिग टो, ठीक है। आप असेस कर लेते हो दोनों साइड पे, कंपैरिजन कर लेते हो उनका एम्पलीट्यूड पल्स का ठीक है या नहीं, ठीक। नॉर्मली बायलेटरली स्ट्रॉन्ग होती हैं पल्स, ठीक है। अगर कोई पल्स वीक है या एब्सेंट है पल्स, तो वो इंडिकेट करती है कि इम्पेयर आर्टियल ऑक्लूजन, इम्पेयर जो है वो आर्टीरियल सर्कुलेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने खाली पल्स को नहीं चेक करना, आप पल्स के साथ साथ बाकी चीज़ें भी चेक कर ले, तो जैसे टेम्परेचर, कलर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, इसमें टेम्परेचर देख लोगे, उसका कलर देख लोगे, ठीक है। वहाँ पे कोई एडीमा शडीमा तो नहीं है, आप वो चीज़ें जो है वो देख लो, ठीक है। तो वो भी आपको मज़ीद कन्फर्मेशन दे देती हैं कि पल्स एब्सेंट है या नहीं है। जैसे अब ये गैंग्रीनस पेशेंट में, डायबिटिक फुट वाले पेशेंट में, तो उसमें आप जो है वो चेक कर लेते हो। फिर उसके बाद आ जाता है पल्पेट करते हो पोस्टीरियर टीबियल पल्सेस, ठीक है। पोस्टीरियर टीबियल जो पल्सेस है उसमें आप पल्पेट करते हो बिहाइंड थे और जस्ट बिलो द मीडियल मेलियोलस, ठीक है। मेलियोलस से आप जो है वो उसमें पल्पेट करके देख लेते हो कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के पोस्टीरियर टीबियल पल्सेस प्रेजेंट है या नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि जो है वो पल्सेस स्ट्रॉन्ग, इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है बायलेटरली, ठीक है। अगर वीक है या एब्सेंट है तो वो पार्शियल या कंप्लीट आर्टीरियल ऑक्लूजन शो कर सकती है, जैसे सामने आपको पिक्चर में दिखा है। इसके बाद आपने इंस्पेक्ट करना है बेसिकली वेरिकोसिटीज़ के लिए और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए जो है वो आपने पेशेंट को जो है वो चेक करना है। इसमें जो है वो आप सबसे पहले वेरिकोसिटी चेक करते हो, पेशेंट को जो है कोई वेरिकोज वेन्स है तो नहीं है, जैसे सामने पिक्चर में दिखाई इस तरीके से आपको वेरिकोज वेन जो है वो नजर आएंगे। बेसिकली इसमें जो वेन्स के ऊपर वॉल्स होते हैं, बेसिकली जब या वेन्स अगर वीक हो जाएं तो वहाँ पे कोई ऑक्लूजन होने की वजह से जो है जब ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो फिर वहाँ पे वेन जो है वो डिस्टेंडेड हो जाती हैं, बल्जिंग हो जाती हैं, टॉर्टस हो जाती हैं, जिसको फिर आप कहते हो वेरिकोसिटी, ठीक है। तो आप उसके लिए देख लेते हो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए देख लेते हो। अगर तो नॉर्मली जब आपने ये पेशेंट को वेरिकोसिटी चेक करनी है तो हमने इसमें पेशेंट कहना है आप खड़े हो जाओ, क्योंकि जब पेशेंट लेटा हुआ होता है या बैठा होता है तो नॉर्मली समटाइम वो विजिबल नहीं होती, तो पेशेंट आपको खड़ा करा के आपने फिर जो है वो चेक करना है, ठीक है। वेरिकोसिटी को चेक करोगे। इसके अलावा अगर आपको वहाँ फ्लेबाइटिस फील हो रहा है तो आप उसको पल्पेट करके उसकी देख लो तो टेंडर एरिया है या नहीं है। फिर वहाँ रेडनेस को देख लेते हो, कोई स्किन डिस्कलरेशन तो नहीं है, आप वो देख लेते हो। नॉर्मली वेन्स क्या होता है, फ्लैट होता है और बेयरली जो है वो सीन होती है अंडर द सर्फेस ऑफ द स्किन, आपको नज़र ऐसे नहीं आती, ठीक है। ओल्ड एज में आके जो है थोड़ी वेरिकोसिटी प्रेजेंट हो सकती है, जबकि जो है वो यंग एज में नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी में जो है वेरिकोसिटी हो सकती है, वेरिकोज वेन प्रेजेंट हो सकती है। अब नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है कि वेरिकोज वेन जो है वो अपीयर होंगी डिस्टेंडेड, नोड्यूलर, बल्जिंग और टॉर्टस, जैसे आपको सामने पिक्चर में दिखाया अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, ठीक है। कॉमन कहाँ पे होता है, इंटीरियर लेटरल थाइस पे ज़्यादा कॉमन है और लो लेग पे। अब ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है वेरिकोसिटी किन किन एरियाज पे ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती है, तो ये आपको पता चाहिए। पोस्टीरियर लेटरल काफ एरिया पे या एनस एरिया पे जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। सुपरफिशियल जो वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है वो मार्क होता है किसी रेडनेस से, थिकिंग से और टेंडरनेस अलोंग द वेन, ठीक है। वहाँ पे टेंडरनेस हुई होगी, रेडनेस हुई होगी और स्वेलिंग हुई होगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि अगर तो आपको पेशेंट को इचिंग हो रही है या क्रैम्पिंग हो रही है वॉक करने में या वॉकिंग पे या डॉर्सिफिकेशन ऑफ द फुट में, ठीक है, तो वो भी शो करता है कि पेशेंट को वहाँ पे फ्लेबाइटिस हुआ हुआ है, ठीक है। वहाँ पे वेन्स की जो है वो इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह हुई है। ये पॉजिटिव हार्मोन साइन क्या होता है ये हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। ये आपको वेरिकोसिटी वेन दिखाएंगे। नेक्स्ट आया था हार्मोन साइन। इसमें बेसिकली ये आप अगर आपको लग रहा है पेशेंट को, ये बेसिकली डी वीनस थ्रोम्बोसिस को चेक करने के लिए ये किया जाता है। अब इसमें क्या करते हो आप, पेशेंट को कहते हो कि अपना जो है वो फुट को डॉर्सिफाई करें, जैसे आपको सामने पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। पेशेंट को कहते हो अपने फुट को डॉर्सिफाई करें, ठीक है। अगर डॉर्सिफाई करने पे उसको पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो रही है काफ एरिया पे, तो ये शो करता है कि पॉजिटिव हार्मोन साइन है और ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को शो करता है, ठीक है। नॉर्मली जब पेशेंट अपने उसको डॉर्सिफाई करता है फुट को तो कोई पेन या टेंडरनेस फील नहीं होती, जो नेगेटिव हार्मोन साइन को शो करता है, ठीक है। अभी नीचे बताया कि दिस टेस्ट हैज बीन ट्रेडिशनली यूज बट इज कंट्रोवर्शियल नाउ, स्पेशली इफ द क्लाइंट हैज एन हिस्ट्री ऑफ डी वीनस थ्रोम्बोसिस because this test may destroy the clot।
नॉर्मली जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उससे वो क्लॉट डिसलॉज हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी भी जो है वो आप इसको यूज़ करते हो। अब इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या होता है, काफ पेन प्रेजेंट हो सकती है, टेंडरनेस पेशेंट को होगी जब पेशेंट अपने फुट को डॉर्सिफाई करेगा, ठीक है। या आप जैसे सामने पिक्चर में देख लो, एक्यूट ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल लेग पेन, ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बेसिकली साइन बताएंगे। इसमें एक्यूट ऑनसेट होगा यूनिलेटरल लेग पेन का, रिदमा होगा, रेडनेस यानी कि होगी हीट, टेंडरनेस होगी सुपरफिशियल वेन वाले एरिया पे जहाँ पे वो फ्लेबाइटिस वगैरह हुआ हो, ठीक है जी। अब हॉर्मोन साइन ये आपसे इम्पोर्टेंट है, ये आपसे जो है वाइवा में पूछा जा सकता है कि हॉर्मोन साइन जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप परफॉर्म करते हो बेसिकली टेस्ट को फॉर आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को चेक करने की, कोई आर्टीरियल इनसफिशिएंसी तो नहीं है। इसमें बेसिकली आपको ये सामने पिक्चर में दिखाया कि इस तरीके से आप पेशेंट की लेग्स को एलिवेट करते हो, एलिवेट करने के बाद थोड़ी देर रखते हो, उसके बाद पेशेंट कहते हो अपनी टांगों को नीचे करे, तो आप फ़ौरन से फिर देख लेते हो कि कोई आर्टीरियल इनसफिशिएंसी तो नहीं है। जैसे इफ़ द पल्सेज इन द लेग्स आर वीक हो तो आप फर्दर असेसमेंट करते हो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए, ठीक है। पेशेंट को पहले कहते हो स्पाइन पोजीशन करे, अपने बोथ हैंड से जो है वो अंडर बोथ द क्लाइन एंकल रखते हो, रेज करते हो लेग को अबाउट 12 इंच अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, जैसे ही आपको सामने पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट की लेग को सपोर्ट करके उसे कहते हो कि आप पंप करो फीट अप एंड डाउन फॉर अबाउट अ मिनट टू ड्रेन द लेग ऑफ द वीनस ब्लड, यानी सारा ब्लड ड्रेन जब हो जाए, ठीक है, लीविंग द आर्टीरियल ब्लड टू कलर द लेग, ठीक है। उसके बाद जो है आप आस्क करते हो क्लाइंट को कि वो बैठ जाए, जो है डिंगल करे लेग ऑफ द साइड ऑफ द एग्जामिनेशन टेबल, जैसे ये सामने से कहते हैं अपनी टांगे जो है वो नीचे करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देख लेते हो कि कलर दोनों का फीड्स का, ठीक है, कितना टाइम लेता है स्किन को रिटर्न होने में, वो देख लेते। नॉर्मली क्या होता है, फीड्स पिंक होते हैं तो स्लाइटली पेल होते हैं कलर में, जो लाइटली स्किन क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, विद एलिवेशन। आप उसको सोल देख लेते हो डार्क स्किन क्लाइंट में, ठीक है। इसके अलावा अगर तो जो है जब पेशेंट को सिट अप करता है या डिंगल जो है वो डिंगल करता है लेग्स को, तो पिंकिश कलर रिटर्न होता है टू द टिप ऑफ द टो में 10 सेकंड या लेस में, जबकि सुपरफिशियल वेन या जो टॉप ऑफ द फीट है वो फिल होता है 15 सेकंड या लेस में, जो है उनका कलर जो है वो नॉर्मली वापस आ जाता है। जो उससे नीचे वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो उसमें क्या होता है 10 सेकंड में होता है, जबकि जो है जो टॉप है फीट की वहाँ पे 15 सेकंड में जो है वो आता है, ठीक है। इसके अलावा जो टिप ऑफ द टो वहाँ 10 में और जो टॉप है वहाँ 15 है। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या होगा कि जो पिंक कलर का रिटर्न होगा वो लॉन्गर देन 10 सेकंड में होगा। सुपरफिशियल वेन में जो ब्लड का रिटर्न, सुपरफिशियल वेन जो है वो टेक करेंगे लॉन्गर देन 15 सेकंड टू फिल, तो वो शो करता है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को। इस तरह अगर परसिस्टेंट जो है वो रबर है, डस्टी रेडनेस है टोज में या फीट में, तो वो भी शो करता है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को, ठीक है, जैसे आपको सामने पिक्चर में दिखाया हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। फिर उसके बाद एक आपके पास आता है मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट। मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट में अगर पेशेंट को वेरिकोज वेन प्रेजेंट है तो आप बेसिकली टेस्ट परफॉर्म करते हो वॉल की कॉम्पिटेंसी जो है वो चेक करने के लिए। इसमें आप पेशेंट कहते हो खड़े हो जाओ, ठीक है, फिर आप उस पर खड़े करने के बाद उसको फर्मली कंप्रेस करते हो, उसको लोअर पोर्शन ऑफ द वेरिकोज वेन को विद वन हैंड और प्लेस करते हो योर अदर हैंड 6 to 8 इंचज अबव योर फर्स्ट हैंड, यानी फर्स्ट हैंड से आपने 6 to 8 इंचज अबव हाथ रखना है और फील करना है फॉर अ पल्सेशन टू, पल्सेशन में क्या आपको अपर हैंड पे पल्सेशन फील होती है या नहीं है, इस तरह दूसरे लेग पे भी आपने रिपीट करना है, ठीक है। नॉर्मली कोई पल्सेशन नहीं पल्पेटेड होती अगर क्लाइंट का कॉम्पिटेंट वॉल्व है। अगर पल्सेशन फेल्ट होती हैं तो ये शो करता है कि पेशेंट की जो वेन्स के अंदर वेन की जो वॉल्व है वो बेसिकली इनकॉम्पिटेंट है। इसके साथ हमारी पेरिफेरल वास्कुलर जो सिस्टम की एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एलन टेस्ट है, हॉर्मन टेस्ट है, ये मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट है, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं वो आपने जो है वो देख लेना, उस लिहाज से पता होना चाहिए। कैपिलरी रीफिल टाइम जो है वो कैसे चेक करते हैं वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिर ये पिटिंग एडीमा के ग्रेड्स हैं, ये आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है।